हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और आज का टॉपिक होगा हमारा टेक्सटाइल, जूट और शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन में किया था ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। और ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल में हम लोगों ने जो फर्स्ट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज देखा था वो था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आज हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल, जूट और शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे हम लोग कि ये इन इंडस्ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे नेशनल इकोनॉमी में। ठीक है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इनके फीचर्स क्या है, साथ ही साथ ये हमारे कंट्री के कौन कौन से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, और इन सारे इंडस्ट्रीज के सामने कौन कौन से डिफ़िकल्टीज है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जो ये इंडस्ट्रीज फेस कर रही है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हुए चलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हम लोग देखते हुए चलेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तो हम लोग समझते हैं ना, वैसे इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अदर इंडस्ट्रीज को। एग्रीकल्चर से जिस इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है उसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को देखते हुए चल रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, तो देखिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में है वो इंडिया का जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका 14% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट्स 14% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया। और अगर आप जीडीपी की बात करते हैं तो हमारे कंट्री के टोटल जीडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करता है 4%। ठीक है, सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 4% जीडीपी ऑफ इंडिया, ओके, व्हाइल इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 35 मिलियन पीपल। ठीक है, 35 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री का ओनली सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है। सेल्फ रिलायंट मतलब पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। ठीक है, यहाँ रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड्स तक सभी इस इंडस्ट्री में कंप्लीट होते हैं। सो दिस इज़ द ओनली सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन इंडस्ट्री। वैल्यू चेन कहने का मतलब क्या है, वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड्स हम बनाते हैं तो हर स्टेप पे क्या होता है, गुड्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 68 पे एक पिक्चर देख सकते हैं 6.3 में, वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वहाँ पे पूरा चेन दिया हुआ है कि किस तरीके से रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, हम लोग ना देखते हुए चलेंगे कॉटन टेक्सटाइल में। कॉटन टेक्सटाइल में देखते हुए चलते हैं हम लोग। जो सबसे पहला टेक्सटाइल मिल है इंडिया में वो इस्टेब्लिश हुआ है 1854 में मुंबई में। सो द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज सेट अप इन 1854 इन मुंबई। ठीक है, और 30 नवंबर 2011 तक हमारे कंट्री में टोटल 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल इंडिया में थे। ठीक है, 30 नवंबर 2011 तक अगर आप देखते हैं तो इंडिया में टोटल 1946 और लगभग 2000 के आसपास कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं उसमें से 80% टेक्सटाइल मिल जो है वो क्या है, वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में है। बाकी के जो 20% हैं वो या तो पब्लिक सेक्टर में है या फिर वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है। कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब हम लोग समझते हैं, देखिए अगर हम लोग ना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लोकेशन की बात करते हैं तो हमारे कंट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादातर लोकेटेड है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। ठीक है, देखिए अगर ये हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ लोकेशन या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से रीजन्स हैं कि ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इस साइड में लोकेटेड है, महाराष्ट्र में, गुजरात में या तमिलनाडु में लोकेटेड है, तो हम लोग वो फैक्टर्स देखते हुए चलते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन
और लोकेशन ऑफ टेक्सटाइल मिल्स। देखिए जो टेक्सटाइल मिल्स के लिए जो सूटेबल कंडीशन है वो इस रीजन में अवेल है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आपको पता है कि गुजरात और महाराष्ट्र कॉटन के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो यहाँ अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ये स्टेट गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, डेवलप्ड स्टेट में आते हैं हमारे इंडिया में। साथ ही साथ ये पोर्ट से भी कनेक्टेड है, हाईवे से कनेक्टेड है, एयरपोर्ट भी है यहाँ पे। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड है। ठीक है ना। चीप लेबर सप्लाई, यहाँ पे जैसे आप महाराष्ट्र में देखते हैं तो मुंबई, गुजरात में देखते हैं अहमदाबाद, सूरत, ये सब काफ़ी बड़े शहर हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, जहाँ से इंडिया के अलग अलग रीजन से लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जाते हैं। वर्कर इंडिया के अलग अलग हिस्सों से जाते हैं। ठीक है ना। और ये कनेक्टिविटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, तो लेबर की कमी यहाँ पे नहीं होती है। सो चीप लेबर सप्लाई इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है। Moreover, the moist climate that helps cotton production। ठीक है, moist climate यहाँ पे है और moist climate ऐसी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सुटेबल है। ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे फैक्टर्स देख सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, चीप लेबर सप्लाई, मॉइस्ट क्लाइमेट। तो मॉइस्ट क्लाइमेट, तो ये सब क्या है, दीज आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को अगर आप देखते हैं तो इसका एग्रीकल्चर से बहुत ही क्लोज लिंक दिखाई देगा आपको। ठीक है ना। सो आप देख सकते हैं, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि हाउ डू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैव क्लोज लिंकेज विद एग्रीकल्चर, तो आप कह सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्रीकल्चर से बहुत ही क्लोज लिंक है। आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स जॉब टू कॉटन बॉल प्लकर्स एंड वर्कर्स इंगेज्ड इन जीनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, सुइंग। ठीक है, साथ ही साथ ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल्सो सपोर्ट मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल्स एंड डाइज, मिल्स, स्टोर्स, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है, देखिए हम लोग ना इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे, जो भी इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, तो इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए चलेंगे, इंडस्ट्रीज़ के कंसंट्रेशन कहाँ है वो देखते हुए चलेंगे, उसके फैक्टर्स देखेंगे और इंडस्ट्रीज़ के सामने कौन कौन से चैलेंजेस है वो देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हुए चलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं। उससे पहले आप टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे पेज नंबर 68 पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, टेबल 4.2 से ऊपर, वाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। देखिए आपको पता है गांधी जी ने खादी को प्रमोट किया था। गांधी जी का ये मानना था कि अगर इंडियन फार्मर और प्रोड्यूसर खुद प्रोड्यूस करेंगे, उनको मार्केट मिलेगा, तो जो अंग्रेजी शासन है उसको कमज़ोर किया जा सकता है, अंग्रेजी जो शासन है उनके व्यापार को कमज़ोर किया जा सकता है। तो गांधी जी ने लोगों से अपील किया था स्वदेशी यूज करने के लिए। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि टू प्रोमोट स्वदेशी मूवमेंट एंड टू सपोर्ट इंडियन फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स, गांधी जी लेड एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ना इसी पेज पे और देखते हैं नीचे ही, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। देखिए जो पावर लूम जो बिजली से चलने वाले लूम है और हैंडलूम जो हाथ से चलने वाले गाँव में हैं, अभी भी इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग किसान हैं जो गरीब हैं। ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरत है कि मिल सेक्टर लूमेज को कम रखा जाए पावर लूम और हैंडलूम के से। ठीक है, ताकि जो हैंडलूम के वर्कर्स हैं उनको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, ओके, अब हम लोग ना देखते हुए चल रहे हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, देखिए चैलेंज की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हम ये देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज है इनके पास ना आउटडेटेड मशीनरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पावर सप्लाई काफ़ी इरेग्युलर है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं
उनसे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है इनको, हार्श कंपटीशन मिल रहा है। सो आउटडेटेड मशीनरी, इरेगुलर पावर सप्लाई, कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, अनस्किल्ड लेबर और नॉट सफिशिएंट इनकरेजमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। देखिए, एक तो आउटडेटेड मशीनरी, साथ ही साथ इरेगुलर पावर सप्लाई, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है वो नहीं मिलना, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर का होना, तो ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। आप लिस्ट कर सकते हैं इनके चैलेंजेस को। चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर आउटडेटेड मशीनरी, इरेगुलर पावर सप्लाई, कंजम्पशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, अनस्किल्ड लेबर एंड नॉट सफिशिएंट इंकरेजमेंट फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। अब ना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बाद हम लोग देखते हुए चलेंगे जूट इंडस्ट्रीज। देखिए, जूट इंडस्ट्री को हम लोग देखते हैं तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। इंडिया जूट प्रोड्यूसर के मामले में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। उसके बाद इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो बांग्लादेश के बाद इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आता है जूट का। तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे इंडिया में देखेंगे ना, तो जो जूट इंडस्ट्री है वो लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में हो गए, वो हुगली रिवर के आसपास, ठीक है। इंडिया में जो सबसे पहला जूट मिल है वो इस्टेब्लिश हुआ है रिसरा में 1859 में। सो द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर कोलकाता इन 1859 एट रिसरा। और जूट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जूट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, जूट को इंडिया में प्रमोट करने के लिए नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। सो द नेशनल जूट पॉलिसी फोकस ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी, इट वाज इनिशिएटेड इन 2005। जूट टेक्सटाइल जो है वो ज़्यादातर आपके वेस्ट बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है ना। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम लोग इसको कंसीडर करते हुए चलते हैं। रीजन्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जूट मिल्स इन हुगली बेसिन। हुगली रिवर बेसिन में ज़्यादातर जूट मिल्स है और उसके क्या रीज़न है तो कंसीडर करते हैं। वेस्ट बंगाल और कोलकाता के आसपास जूट इंडस्ट्रीज़ के कॉन्सेंट्रेशन के फैक्टर को आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, जूट इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो रॉ मटेरियल इस एरिया में काफ़ी अवेलेबल है और रॉ मटेरियल को कैरी करने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम है, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है कि जूट प्रोडक्शन के लिए वाटर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस एरिया में वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सो रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स रीजन, ठीक है, और प्रॉक्सिमिटी ऑफ रीजन्स दैट सप्लाई रॉ मटेरियल। सेकेंड इज एब्यूंडेंट वाटर सप्लाई, ठीक है। थर्ड इज चीप लेबर सप्लाई फ्रॉम बिहार, बंगाल एंड ओडिशा। बिहार, बंगाल और ओडिशा से सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। अर्बनाइजेशन का काफ़ी एडवांटेज होता है यहाँ पे। जैसे देखिए, कोलकाता एक मेट्रो सिटी है, कोलकाता एयरपोर्ट भी है, कोलकाता पोर्ट भी है और हाईवे से भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। साथ ही साथ एक मेट्रो सिटी होने के कारण यहाँ पे बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ अवेलेबल है, तो अर्बनाइजेशन का भी फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि जूट इंडस्ट्रीज़ के सामने चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, तो हम लोग चैलेंजेस को कंसीडर करते हुए देखते हैं। देखिए, जो जूट इंडस्ट्री है उसके सामने एक चैलेंज है कि डिमांड काफ़ी कम होता जा रहा है, ठीक है ना। सो लेस डिमांड, ठीक है। अगर आप इसके सेकेंड चैलेंज को देखते हैं तो वो है स्टिफ कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इससे भी इनको काफ़ी चैलेंज मिला है। सो फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स एंड अदर जूट प्रोड्यूसिंग नेशंस सच एज बांग्लादेश, थाईलैंड, ब्राज़ील एंड इजिप्ट, ठीक है। तो जूट इंडस्ट्री के सामने आप मेनली चैलेंज क्या देख रहे हैं कि डिमांड काफ़ी कम होते जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, जैसे ब्राज़ील हो गए, बांग्लादेश, थाईलैंड, तो इन सबसे चैलेंज मिल रहा है। और साथ ही साथ सिंथेटिक फाइबर्स का डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। देखिए, हम लोग जो भी पढ़ेंगे 3 चीज़ें कंसीडर करना है, कौन से इलाके में, कौन से रीजन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो कौन कौन से हैं, और चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉटन का देख लिया है, हम लोगों ने जूट का देख लिया। अब हम लोग शुगर इंडस्ट्रीज़ को देखते हुए चलते हैं।
हम लोग शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, ठीक है ना। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, वाइल इट इज़ द फर्स्ट प्रोड्यूसर और इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़ एंड खंडसारी, ठीक है ना। गुड़ एंड खंडसारी भी शुगर के ही बाई प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। देखिए शुगर मिल्स ना ज़्यादातर हमारे इंडिया में लोकेटेड हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है। लेकिन आप ना अगर रिसेंट ईयर में नोटिस करते हैं तो ज़्यादातर शुगर इंडस्ट्री जो पहले नॉर्थ इंडिया में थे वो शिफ्ट हो रहे हैं साउथ इंडिया और साउथ वेस्ट साइड में, ठीक है ना। उसके ना रीज़न अगर आप नोटिस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीज़न है कि ज़्यादातर शुगर इंडस्ट्रीज साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द रीजन्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज टू द साउथ और वेस्ट स्टेट, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्या है ना कि वहाँ साउथ साइड में आप देखेंगे इन रिसेंट ईयर शुगर मिल्स हैव बीन शिफ्टिंग इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ सुक्रोज इन केन। देखिए साउथ साइड में जो केन प्रोड्यूस होते हैं तो उनमें जो सुक्रोज का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक फैक्टर ये है कि हाई अमाउंट ऑफ सुक्रोज इन केन प्रोड्यूस्ड इन सदर्न पार्ट, ठीक है। सेकेंड क्या है कि जो वहाँ का क्लाइमेट है, कूलर क्लाइमेट प्रोवाइड्स लॉन्ग क्रशिंग आवर। यहाँ का जो कूलर क्लाइमेट है ना उससे क्या होता है, क्रशिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा समय मिलता है। सो कूलर क्लाइमेट प्रोवाइड्स अ लॉन्ग क्रशिंग आवर। साथ ही साथ इन रीजन में क्या है ना कि आजकल कोऑपरेटिव्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा नंबर में यहाँ इस्टेब्लिश हो रहे हैं। सो पॉपुलैरिटी एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स और उसके बाद फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट भी इनको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे रीज़न हैं कि शुगर इंडस्ट्री इस एरिया में शिफ्ट होते जा रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ना शुगर इंडस्ट्रीज़ के चैलेंजेस को, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि ये शुगर इंडस्ट्रीज हैं ये सीजनल नेचर का है, ठीक है ना। सो सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन का जो मेथड है वो काफ़ी आउटडेटेड है, मॉडर्निटी की वहाँ पे कमी है। डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज। देखिए केन जो है ना, जो शुगर केन है उन्हें फैक्ट्री तक लाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिस कारण उनका जो शुगर कंटेंट है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूज ऑफ बाई प्रोडक्ट इज नीडेड। ये जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं यहाँ के जो बाई प्रोडक्ट हैं इसके यूज को मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये कुछ चैलेंजेस है शुगर इंडस्ट्रीज के सामने। हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। आज हम लोगों ने डिस्कस किया है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, उनके फीचर्स क्या हैं, उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं, उनका ज़्यादातर कंसंट्रेशन कहाँ पे है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपने आज के टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम और सजेशन शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।